नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएल स्टार्ट एजुकेयर में। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी कर दें और अपने मित्रों तक जो है इसको ज़रूर शेयर करें। और YouTube पे आप जाएंगे तो जीएल स्टार्ट एजुकेयर, ये जो है ना जीएल स्टार्ट एजुकेयर के नाम से सर्च करेंगे तो ये मेरा रेड कलर का लोगो आएगा और इसी को ओपन करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम बात करते हैं पॉलिटी का जो नेक्स्ट चैप्टर है, फिर नेक्स्ट चैप्टर आया है और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लाए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये क्या है आज का क्वेश्चन। बात करते हैं नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कि कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट्स का क्या उद्देश्य है। बात करता है कि वेलफेयर स्टेट्स यानी जो कल्याणकारी राज्य हैं उनका क्या उद्देश्य है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है ना, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, बी इज़ द राइट आंसर। क्या है भैया कि जो कल्याणकारी राज्य हैं नागरिकों के विशेष रूप से कमज़ोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रयत्नशील रहता है। ठीक है ना, और नागरिकों का वह वर्ग, हम दूसरी कैटेगरी की बात करें कि जो नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से क्या है मजबूत है, अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी प्रकार का संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि भारत में मालाईदार परत, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आया है, मैं इसको इंग्लिश में इसका लिखता हूँ कि क्रीमी, ठीक है ना, क्रीमी लेयर, इसको हम जो हिंदी में बोलते हैं मलाईदार परत। ठीक है ना, आप जब जाते होंगे मलाईदार परत, आप जब कोई फॉर्म वॉर्म भरते होंगे ना तो जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है ना, ओबीसी कैटेगरी, तो इनमें कैटेगराइज किया गया है कई हिस्सों में। तो ओबीसी को जो कैटेगराइज किया गया है 2 हिस्सों में, ठीक है ना, ओबीसी को 2 हिस्सों में। एक तो हो गया आपका जो क्रीमी लेयर, क्या हो गया क्रीमी लेयर, एक हो गया आपका नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है ना, तो जो क्रीमी लेयर है ये क्या होता है कि जो ओबीसी होते हैं, जो अल्प पिछड़ा जो पिछड़ा वर्ग होते हैं, पिछड़ा वर्ग में ये उच्च श्रेणी के होते हैं। कौन? ये क्रीमी लेयर, ठीक है ना। और जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं ये निम्न श्रेणी में आते हैं। तो जो छूट मिलती है ना वो क्रीमी लेयर को नहीं मिलती है। गवर्नमेंट क्या करती है, क्रीमी लेयर को छूट नहीं देती, इनको जनरल की कैटेगरी में मानती है। तो इसीलिए ये जो हैं जो क्रीमी लेयर है ये अपना क्या करते हैं, ये अपना जो संरक्षण है या अपनी आवश्यकता की जो चीज़ें हैं वो स्वयं जो है अपना कल्याण कर सकते हैं, सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वयं सब कर सकते हैं, जो लेकिन नॉन क्रीमी लेयर ये नहीं कर सकते। तो जो कल्याणकारी राज्य है ना इसका उद्देश्य यही है कि जो कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, यानी नॉन क्रीमी लेयर के लोगों का प्रबंध करना आता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड की हम बात करते हैं। सेकंड क्या है कि राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह कथन किस धारा की व्याख्या करता है, यह किस धारा की व्याख्या करता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको चलिए हम देखते हैं कि क्या चीज़ है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि राज्य का हर जगह यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह कल्याणकारी जो है, ये इसका जो ऑप्शन नंबर ए है कल्याणकारी राज्य धारणा की क्या करता है, व्याख्या करता है, यही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। दर्शन नहीं है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो पहले हम बता दें कि जो भारतीय संविधान है उसमें हम दर्शन किसको मानते हैं, किसको किसको दर्शन कह सकते हैं या कहते हैं। तो पहले तो जान लीजिए जो समाज, इसका जो सही आंसर है कि दर्शन नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी साम्यवादी राज। ठीक है ना, साम्यवादी राज को हम दर्शन नहीं कहते या भारतीय संविधान में इसका कोई भी वर्णन नहीं है। तो वर्णन किस किस चीज़ का है, चलिए कल्याणकारी राज्य का है वर्णन, सामाजिक राज्य का है, राजनैतिक राज्य का है या राजनैतिक समानता का है, राजनैतिक न्याय का है, पंथ निरपेक्षता का है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का है। ये जितने भी हैं इनको क्या किया गया है हमारे संविधान में आत्मसात किया गया यानी सम्मिलित किया गया है। लेकिन साम्यवादी जो शब्द है ना, ये साम्यवादी का हमारे संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। चलिए हम दूसरी बात करते हैं कि जो सामाजिक राज्य हैं या राजनैतिक, ठीक है ना, सामाजिक राज्य एवं जो राजनीतिक समानता है या राजनीतिक न्याय है का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, संविधान की उद्देशिका में मिलता है। कहाँ? उद्देशिका में। ठीक है ना,
एक चीज़ बिल्कुल कि जो सामाजिक और राजनीतिक समानता का उल्लेख हमारे संविधान के उद्देशिका में मिलता है। चलिए एक चीज़ तो क्लियर हो गई। दूसरी की हम बात करते हैं कल्याणकारी राज्य की। जो कल्याणकारी राज्य है ना, तो कल्याणकारी राज्य का जो दर्शन है वो संविधान के भाग 4 में, किसमें, संविधान के भाग 4 में प्राप्त होता है, और भाग 4 में किसमें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। ठीक है ना। चलिए फोर्थ की बात करते हैं हम। फोर्थ क्या है, हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है ना। तो इसका जो सही है कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है भैया, कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ठीक है ना। कैसे भैया, कि भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है, और संसदात्मक प्रजातंत्र में जो शक्ति होती है ना, वो किसके हाथ में होती है, मूलतः जो शक्ति होती है वो जनता के हाथ में होती है, हम लोगों के हाथ में होती है, जो भारत की जनता है उसके हाथ में होती है। क्यों, क्योंकि संसद में जनता के द्वारा क्या चुने जाते हैं, प्रतिनिधि चुने जाते हैं। संसद में जनता के द्वारा ही प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, और वही क्या करते हैं, शासन सत्ता का संचालन करते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए जो सारी शक्ति होती है संसदात्मक प्रजातंत्र में किसके हाथ में होती है, जनता के हाथ में। तो इसका जो सही आंसर है कि कौन सा कथन सही है, तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है या क्या है। ठीक है ना। तो राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत है वो कौन है भैया, अभी जस्ट हमने बताया क्या, जनता, जो हमारे यहाँ के लोग हैं। तो जो राजनीतिक सत्ता, जो हमारे यहाँ राजनीति है, वो राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका हमारी जनता निभाती है। तो इसलिए जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो क्या है, जनता है। तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। क्यों प्रमुख है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या संविधान है, आरंभ होता है हमारे उद्देशिका में। और उद्देशिका में क्या लिखा गया है, हम भारत के लोग, वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द से शुरुआत हुआ है। तो इसमें क्या है, हम भारत के लोग, यानी हम लोग मतलब जनता, साथ ही जनता एक क्या है, लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राज्य सत्ता जनता में निहित है। ठीक है ना। जितनी भी राज्य सत्ता है वो किस में, जनता में निहित है, और जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का क्या है, अधिकार है। और जो जनता के स्वामी नहीं, एक चीज़ देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जनता होती है अपना प्रतिनिधि संसद में भेजती है, तो वो जनता के क्या होते हैं। कई बार क्वेश्चन में मैंने देखा है, पूछा गया है कि भारत की जनता द्वारा जो प्रतिनिधि संसद में चुन के भेजे जाते हैं निम्न में से क्या हैं, स्वामी हैं, सेवक हैं, नौकर हैं, या तमाम चीज़ शब्द से उनको उल्लेखित किया जाता है। तो पहले एक चीज़ जान लीजिए कि वो स्वामी नहीं होते, वो क्या होते हैं, वो सेवक होते हैं, हमारे आपके वो सेवक होते हैं। ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ से एक सांसद एक विधायक चुन के जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक परिसीमन आयोग गठन होता है, और परिसीमन आयोग क्या करता है कि एक तय करता है कि इतने की जनसंख्या पे एक सांसद होगा। यानी जैसे मान लीजिए कि 10 लाख लोगों का एक सांसद होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ये मान के चलते हैं कि जो 10 लाख लोग के बीच में से एक सांसद हम लोग चुन के भेजते हैं, वो जो बात कहेगा संसद में, यानी हम लोग 10 लाख जो लोग हैं वही बात कहेंगे जो वो कहेगा। यानी वो जो कह दिया मतलब समझ लीजिए कि ये जो 10 लाख लोग हैं उन्होंने कह दिया। तो अधिकार क्या होता है, संसद जनता के हाथ में होता है। अच्छा, संसद में क्यों नहीं सर, चूँकि संसद में इतनी जनसंख्या तो जा नहीं सकती, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 10 लाख पे एक प्रतिनिधि भेज देते हैं कि जाओ मेरी तरफ से बात करो। तो वो जो बात करता है तो हमारा सेवक होता है। ठीक है ना। वो हमारा सेवक, स्वामी नहीं हो सकता, वो हमारा मालिक नहीं होता, वो हमारा सेवक होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है ना। 6 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एकल कार्यपालिका। ये क्या है भैया, जो अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का जो आधारभूत तत्व होता है, एकल कार्यपालिका, ये जो है ना ऑप्शन नंबर बी, एकल कार्यपालिका। इसमें क्या होती है, इसमें जो सत्ता होती है वो केंद्रीकृत होती है, सेंट्रलाइज्ड होती है। ठीक है ना। तो अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली में एकल जो कार्यपालिका होती है, इसकी जो सत्ता होती है वो सेंटर में होती है, यानी सेंट्रलाइज होती है। ठीक है ना, केंद्र में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ठीक है ना।
सेवंथ की हम बात करते हैं कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत में जो प्रजातंत्र है किस पे आधारित है। चलिए ये क्या है भैया कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त होता है, क्योंकि सारी शक्ति किसके हाथ में होती है, जनता के हाथ में होती है। तो भारत में क्या है कि प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को, जो सरकार होती है उनको चुनने एवं बदलने का अधिकार है। अर्थात क्या मतलब है कि जनता अपने वोट देकर यानी अपने मताधिकार का प्रयोग करके प्रतिनिधियों को चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि ही शासन सत्ता का संचालन करते हैं। ठीक है, ये प्रतिनिधि क्या करते हैं, शासन सत्ता का संचालन करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं 8th की। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है, गणतंत्र है इसका क्या अर्थ है भैया। तो इसका जो सही आंसर है पहले जान लीजिए कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। इसका क्या अर्थ है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। सही बात है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो गणतंत्र का आशय है कि जो राष्ट्र का जो प्रधान होता है, जैसे हमारे यहाँ का क्या होता है राष्ट्रपति, ठीक है ना। राष्ट्रपति क्या होता है, निर्वाचित होता है, ठीक है ना। तो गणतंत्र का आशय होता है कि जो राष्ट्र का प्रधान होता है वो क्या होता है, निर्वाचित होता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है ना। यह वंशानुगत नहीं हो सकता, जेनेटिक नहीं हो सकता। तो भारत में राष्ट्र का जो प्रधान होता है अर्थात राष्ट्रपति क्या होता है, निर्वाचित होता है। तो इस प्रकार भारत क्या हो गया, एक गणतंत्र हो गया, जहां निर्वाचन होता है वो गणतंत्र हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 9th क्या है कि भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। देखिए क्वेश्चन तो सेम है, ये तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यूपीपीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया सवाल है ये, ठीक है ना। यूपीपीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया है कि भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, यानी जिसमें निहित है। क्या निहित है भैया, इसमें निहित है कि राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, ठीक है ना। राज्य क्या नहीं है, ये क्या नहीं है, ये का है। राज्य का अध्यक्ष क्या होता है, निर्वाचित होता है। जैसा अभी जस्ट मैंने बताया, जो राष्ट्र का प्रधान होता है वो क्या होता है, निर्वाचित, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, निर्वाचित होता है। तो इसलिए जो क्या होता है, यही गणतंत्र है, और गणतंत्र में ही क्या होता है, यही निहित है, ठीक है ना। नेक्स्ट 10th की मैं बात करता हूँ। 10th क्या है भैया, निम्नलिखित में से किसने विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, परिसंघीय है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, ठीक है ना। इसी से निर्धारित होता है कि भारत का जो संविधान है परिसंघीय है। चलिए मैं बात करता हूँ कि कोई राज्य संघात्मक है या एकात्मक, दो बातें होती हैं। संघात्मक, ठीक है ना, कोई राज्य संघात्मक है कि एकात्मक है, ठीक है ना। यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य जो होता है शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है, ठीक है। यदि संघ एवं राज्यों के शक्तियों का विभाजन हो तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है। समझ में आया, यानी राज्य और संघ के बीच में अगर शक्तियों का बंटवारा है तो ऐसे राज्य को क्या कहा जाता है, मतलब इसे संघीय राज्य कहा जाता है। अब भारत का संविधान परिसंघीय है, परिसंघीय, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, भारत का संविधान कैसा है, परिसंघीय। परिसंघीय क्यों है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है, ठीक है ना। वितरण किया गया है, बंटवारा नहीं, जैसे वितरण किया गया है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, भारत क्या हो गया, परिसंघीय है। चलिए नेक्स्ट 11 की बात करते हैं। क्या है भैया, भारत का संविधान कैसा है, भारत का संविधान कैसा है, मतलब इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। यानी कहने का मतलब है कि कुछ नरम है और कुछ कठोर है, बहुत ज़्यादा कठोर नहीं है। तो जो भारतीय संविधान को कठोर और नग्न यानी कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण माना जाता है, ठीक है ना। कैसा माना जाता है, कठोर और नग्न, ठीक है ना। ये नग्न है मतलब लचीला कह सकते हैं, ठीक है ना,
लचीला, यानी कठोर और लचीला दोनों का क्या मानते हैं हम, मिश्रण मानते हैं। भारत का संविधान ऐसा, ये कई बार पूछा गया कि जो भारत का संविधान है वो कैसा है, तो नरम और कठोर दोनों है, यानी लचीला है, उन दोनों का मिश्रण पाया जाता है। अतः यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है, दोनों में दोनों तरह का पाया जाता है। ठीक है ना, ये कई बार पूछा गया है। 12 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? दल विहीन की बात कर रहा, दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? तो जो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी, यानी जयप्रकाश नारायण जी और महात्मा गांधी जी। ठीक है ना, महात्मा गांधी जी, ये दोनों ने, और जेपी नारायण जी, ये दोनों ने क्या किया था? दोनों लोगों ने भारत में जो है दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया था। दोनों लोगों ने, महात्मा गांधी और जेपी नारायण ने। और ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण क्या होता है? दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। किसके किसके समर्थक थे? दल विहीन प्रजातंत्र के, ठीक है ना, और सहभागी लोकतंत्र के, ये लोग दोनों लोग क्या करते थे? समर्थक थे। तो यही दोनों लोगों ने दल विहीन प्रजातंत्र प्रस्तावित किया था, जयप्रकाश नारायण और महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट 13 क्या है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो एक राइटर थे जी ऑस्टिन जी, ठीक है ना, जी ऑस्टिन जी ने ये कहा था। और हुआ क्या कि जो भारतीय संविधान है ना, जो भारतीय संविधान की प्रकृति है, भारतीय संविधान की जो प्रकृति है, और प्रकृति का संघात्मक है, यह एकात्मक, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। जो भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, ठीक है ना, संघात्मक या एकात्मक, क्या है भारत की संविधान? भारत का संविधान संघात्मक है कि एकात्मक है? इस मत को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि भारत का संविधान संघात्मक है, कुछ विद्वान कहते हैं कि एकात्मक है। और उसी में से जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का जो संविधान है सहकारी परिसंघीय संविधान है। इसमें देखिए लिखा है सहकारी परिसंघीय, यानी संघवाद है, यानी सहकारी परिसंघीय संविधान है। और जबकि जो केसी व्हीलर एक थे, केसी व्हीलर, ठीक है ना, व्हीलर, ये राइटर थे, इनके अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय है। क्या है? अर्धसंघीय। अभी इसका जो आया है नेक्स्ट चैप्टर में, इसका जो वर्णन है कि केसी व्हीलर के अनुसार भारत का संविधान कैसा है, तो अर्धसंघीय है, ठीक है ना। तो कुछ विद्वानों के अनुसार संघात्मक है, कुछ के अनुसार एकात्मक है, और जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, और केसी व्हीलर के अनुसार क्या है? अर्ध संघात्मक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से वही होगा, देखिए है भी कि किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? तो किसने कहा था? केसी व्हीलर जी ने कहा था, ठीक है ना। जो 14 का क्या है? डी इज द राइट आंसर, कि केसी व्हीलर जी ने क्या कहा था? भारत का जो संविधान है, भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। नेक्स्ट की बात करते हैं 15 के, क्या है? निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंज ढांचे में नहीं ढाला जा सकता? तो बी आर अम्बेडकर जी ने यह स्वीकार किया था कि संविधान संघात्मक के तंज ढांचे में नहीं ढाला जा सकता, और तथा यह एकीकृत संघात्मक दोनों ही है। यह एकीकृत और संघात्मक दोनों किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। ठीक, नेक्स्ट 16 क्या है? यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्य प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन किसका है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बी डानहम ने अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक थी द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फिर से मैं कह दे रहा हूँ, द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 1936 में इनकी यह बुक आई थी। और उसमें इन्होंने क्या कहा था कि यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब मैं इस क्वेश्चन को ला रहा था तो मैं जब सर्च किया तो देखा तो 5 से 6 जगह ये क्वेश्चन नॉर्मली सिर्फ यूपी पीसीएस में पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो है 5 से 6 बार,
ठीक है ना। तो एक तो इनकी बुक का नाम पूछा जाता है, जो बी डानहम है, 1936 में इनकी बुक आई थी। तो बुक का नाम है द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें उन्होंने क्या कहा था कि यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 17 क्या है कि भारतीय राजनीति के बारे में निम्न से कौन सही नहीं है। सही नहीं की बात कर रहे हैं मित्रों, देखिए इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, राष्ट्रपति की सरकार, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। ठीक है ना, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सही है। संसदीय सरकार है, सही। संघीय नीति है, सही। राष्ट्रपति की सरकार नहीं होती। मैं कैसे नहीं होती मैं बता रहा हूँ। भारत में राष्ट्रपति पद्धति की सरकार नहीं है, बल्कि संसदीय पद्धति की है। देखिए बात समझिए, संसदीय पद्धति की है। ठीक है ना, संसदीय पद्धति की सरकार है, राष्ट्रपति की सरकार नहीं होती। राष्ट्रपति की पद्धति की नहीं, संसदीय पद्धति की सरकार होती है। ठीक है ना। और तथा यहाँ राष्ट्रपति का शासन क्या होता है, औपचारिक होता है, क्योंकि पूरी सत्ता उसमें केंद्रित नहीं होती। उसका जो शासन होता है, उसका जो पद होता है राष्ट्रपति का, क्या होता है, औपचारिक मात्र होता है। और भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है तथा इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है ना, किसमें, धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। तो इसका कहने का मतलब कि राष्ट्रपति पद्धति की सरकार नहीं होती भारत में संसदीय पद्धति की सरकार होती है, ऐसा पूछा गया है कई बार। तो इसको देख लीजिएगा कि संसदीय पद्धति की सरकार होती है, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार भारत में नहीं होती। ठीक है, चलिए ये रहा पॉलिटी का आज तक का। नेक्स्ट फिर चैप्टर पॉलिटी का आएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।